नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके SST के जो मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में, यानी छठा मॉडल पेपर, यानी आपके जो छठे पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। इसमें से आपको पता है जैसा कि 6 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों का ही अध्ययन कर लेते हैं अगर इतने का ही, तो आप इनमें से ही आपको 6 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप अच्छे नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो फिर से यही है कि इन प्रश्नों को पहले याद करें, फिर आप दूसरे प्रश्न भी याद कर सकते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण दिया है, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, ये एक ही बात है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय कह दो चाहे उच्चतम न्यायालय कह दो, कि संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन करना है। यानी इसके जो उच्चतम न्यायालय का संगठन यानी गठन कैसे होता है और इसके जो क्षेत्राधिकार और शक्तियां हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा पदच्युत की प्रक्रिया का वर्णन करना है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है और पदच्युत मतलब इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन करना है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है लोकसभा का संगठन तथा शक्तियां यानी अधिकार लिखिए। जो लोकसभा का संगठन यानी गठन कैसे होता है लोकसभा का और उसकी क्या शक्तियां और कार्य हैं वो भी आपको वर्णन करना है। वहीं लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लास्ट प्रश्न ये भी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, पदच्युत तथा शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करना है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे उसको पद से हटाया जा सकता है और उसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं उसको आपको लिखना है। तो इसके जो आंसर दिए गए हैं आपको, आप इनमें से इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, इसका आपको दिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की संख्या है, देखो आपको आंसर यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं ताकि आपको याद करने में आसान रहे। जो न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 31। 2008 में जो संविधान संशोधन हुआ था, पहले उससे पहले 7 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 थी। अब जो बढ़ाकर कितनी कर दी है, मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 31। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी दूसरों से परामर्श लेके और इसकी नियुक्ति करता है। और इसके जो वेतन और जो न्यायाधीश होते हैं यानी जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, उनका क्षेत्राधिकार क्या, उनके कार्य होंगे, उनका वेतन क्या होगा, उनको क्या क्या सेवाएं दी जाएगी, ये सारा संसद के अधिकार में होता है। न्यायाधीशों की योग्यता, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों की न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय में, यानी जो हाई कोर्ट होता है उसके अंदर 5 सालों तक क्या रहना चाहिए, जज रहना चाहिए। एक कोर्ट में या 2 कोर्ट में, किसी में भी 2 न्यायालयों में जज रहा हो, या फिर क्या हो, उसको क्या हो, कम से कम 10 वर्ष की वकालत करी हो लगातार, यानी किसी न्यायालय में 10 वर्ष की क्या कर रखी हो, यानी वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो, या फिर कानून के उच्च कोटि का ज्ञाता हो, यानी कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, उसको रख सकते हैं। वहीं वेतन और भत्ते की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति महीना और अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति महीना, और इन दोनों को ही साथ में पेंशन मिलती है। ये आपको शॉर्ट में बताया गया, आप इसको डिटेल में ये रख सकते हैं याद। उन्मुक्तियां, निर्णयों की आलोचना की मुक्ति प्रदान है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उसके ऊपर कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। ठीक है, उसके खिलाफ कोई भी आलोचना नहीं कर सकता, ये फैसला गलत है या ऐसा कुछ नियम नहीं है। वहीं न्यायालयों का मुख्य स्थान कौन सा है, जो न्यायालयों का मुख्य स्थान है वो दिल्ली है। उसके बाद है न्यायाधीशों का प्रतिबंध, यानी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति के बाद वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। यानी न्यायाधीशों का प्रतिबंध का मतलब है, अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कोई जज रह गया है तो उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में वकालत यानी एडवोकेट के तौर पर कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद उसके कार्य, देखो कार्यों को आपको क्या करना है, पहले ये 7 कार्य, इनको नाम से याद रखना आपको। जैसे 7 के साथ है, पहले इसको नाम को आप अच्छी तरह याद कर लें, फिर देखो इसको नाम को कैसे याद करते हैं, फटाफट से याद कर लेते हैं। देखो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 2 हैं, एक में होता है, एक समवर्ती होता है। एक में कौन से आते हैं, अगर मान लो राज्य सरकार और राज्य की सरकार, भारत सरकार और राज्य की सरकार के बीच में कोई मतभेद हो गया है, ऐसा विवाद हो गया है, तो वो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। या फिर 2 राज्यों के सरकार के बीच में भी आपस में 2 राज्यों के बीच में आपस में कोई विवाद हो गया है तो वो भी कौन फैसला करेगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी भारत सरकार और राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच में हो जाए तो भी, ये है एकमेव क्षेत्राधिकार। और दूसरा है समवर्ती, इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, यानी जो अपने मौलिक अधिकार हैं उसके उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसका भी जो अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगा। उसके बाद है अपीली क्षेत्राधिकार, मतलब किस किस मामलों की अपील अपन सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं।
तो पहला है संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। अब देखो संवैधानिक का मतलब क्या होता है, उस न्यायालय द्वारा प्रमाणित संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद। अगर मान लो कोई उस न्यायालय में ऐसा कोई विवाद आ गया है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, अब संविधान में पूरी डिटेल में तो हर फैसला लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसकी व्याख्या से संबंधित मतलब उसको पूरा समझाने से संबंधित कोई भी फैसला आ गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। दीवानी मामले मतलब पैसों से और इनसे रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं, उनका फैसला भी कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब पैसों की लेन देन हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी से। फौजदारी मामले, फौजदारी का मतलब यहाँ फौज से नहीं है, ठीक है, तो ये फौजदारी मामले। और विशिष्ट मतलब कुछ विशेष मामले भी होते हैं, जैसे सैनिक, इनको छोड़कर बाकी जो न्यायालय में इनका क्या कर सकते हैं, सीधा अपन सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर कर सकते हैं। उसके बाद है अपीली के लिए विशेष आज्ञा का अधिकार। जो सर्वोच्च न्यायालय, सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय, मान लो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, किसी दूसरे न्यायालय ने अगर कोई मान लो फैसला सुना दिया है उस न्यायालय ने, तो उसको आगे वापस उसका कोर्ट में क्या कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ वापस अपील कर सकते हैं, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। उसके बाद है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। सार्वजनिक महत्व के जो पर्सन होते हैं वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कुछ ऐसे विशेष महत्व के जो पर्सन होते हैं सार्वजनिक महत्व के, उन पर्सनों के ऊपर फैसला है वो राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से उसके ऊपर रख सकता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से मांग मतलब उसके फैसले का परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है, परामर्श यानी सलाह ले सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे या नहीं दे वो उसकी मर्जी है, और राष्ट्रपति उसकी सलाह को माने या नहीं माने ये राष्ट्रपति की मर्जी है। वहीं है अभिलेख क्षेत्राधिकार। अभिलेख क्षेत्राधिकार में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के स्थान प्रदान है। सर्वोच्च न्यायालय, अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय में पहले कोई ऐसा फैसला हो गया है, ठीक है, अब उसी तरह का फैसला है तो पहले वाले फैसले को ही जो आधार मानकर अभी फैसला सुनाया जा सकता है। जैसे मान लो पहले कोई मामला आया था, सेम का सेम मामला आज 10 साल बाद में है, तो पहले वाला जो मामला लिखा हुआ था उसी को सज़ा का प्रावधान मान के उसी की सज़ा दी जा सकती है। जैसे मौलिक अधिकारों का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकार, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षण भी कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के कानून को वैधानिक जांच और शक्ति प्रदान करता है, ये करता है, ठीक है। वहीं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, आपको पता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से और चुनाव की एकल संक्रमणीय पद्धति से, ठीक है। तो बाकी ये मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। जो केंद्रीय, तीसरा पर्सन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं, तीसरा पर्सन जो शक्तियां सारी शॉर्ट में लिखी हुई है, आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। चौथा पर्सन है लोकसभा का गठन, ठीक है, गठन कैसे होता है, यानी सदस्यों की संख्या हो गया, उसका निर्वाचन कैसे होता है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है, अधिवेशन क्या होता है और कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, तो वो सारा लिखा हुआ है। वहीं उसकी शक्तियाँ भी लिख रखी है और कार्य भी लिख रखे हैं, तो आपको ये आसानी होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको होने में। वहीं पाँचवां अंतिम प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसको कैसे पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के जो कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं वो भी आपको याद करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरह ये PDF है जो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, फिर इसको अच्छी तरह याद भी कर सकते हैं, ताकि आपको अगर इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनमें से एक प्रश्न आपको पेपर में 6 नंबर का देखने को मिल जाएगा। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आप मुझे ये बताइएगा कि आगे आपको ये जो प्रश्न है वो आपको समझा दिए जाएं इसी तरह जैसे मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की थी, वैसे आपको समझा के बताए जाएं, या सिर्फ आप मॉडल पेपर डाल दें, आप खुद याद कर लें। तो ये आप मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।